नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर के माध्यम से जो अपने पीटीटी की परीक्षा हुई है दोस्तों गत वर्षों में, उनमें जो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं में दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे के जो 60 क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। पिछले और इस लेक्चर के माध्यम से आपके जो सामान्य विज्ञान है यानी कि जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन गत वर्षों की पीटीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपके पेपर होएगा 16 सितंबर को उसके लिए। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अपने पास जो सामान्य विज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 7 से 8 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आते हैं उनके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों एक एक प्रश्न को। तो अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, वो रहेगा दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस से होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 गैसें दी गई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। जो अपने पास CO है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसी से दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषण होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी कि जो CO2 गैस है, इससे प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म बर्फ है। तो सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है दोस्तों? जो अपने पास ठोस CO2 होती है यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसे ही सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है? चर्बी को आप बोल सकते हो दोस्तों वसा, यानी कि वसा युक्त विटामिन कौन सा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन सी, थायमीन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन। तो इनमें से कौन सा विटामिन वसायुक्त विटामिन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विटामिन ई वसायुक्त विटामिन होता है। यहाँ पर जो बुक में जो आंसर दे रखा है इस पर बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बुक में एरर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एरर है। तो जो अपने पास वसायुक्त विटामिन हो जाएगा वो विटामिन ई हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो अपने पास विटामिन बी और जो सी है ये दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि अपने पास जो अन्य आ जाते हैं यानी कि विटामिन ए आ जाता है, डी आ जाता है दोस्तों, ई आ जाता है और के आ जाता है। ये सभी विटामिन दोस्तों अपने पास वसा युक्त विटामिन होते हैं यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो थायमीन और राइबोफ्लेविन है दोस्तों, ये जो विटामिन बी है उसी के सब टाइप है, ठीक है। थायमीन को विटामिन फर्स्ट बोला जाता है यानी कि बी फर्स्ट बोला जाता है, और जो राइबोफ्लेविन है दोस्तों इसे B2 बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था विटामिन वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पीटीटी के एग्जाम में, तो विटामिन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना। 54वां क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का कठोरतम भाग है। तो शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो जो अपने पास एनामिल होता है दोस्तों, जो अपने दांत होते हैं उसी के ऊपर होता है दोस्तों एनामिल, ये अपने मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश गति हो जाती है। यानी कि कोई माध्यम है उसके तापमान में आप वृद्धि कर रहे हो तो उस माध्यम में जो प्रकाश की गति है वो बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, वैसी रहती हैं या सहसा गिर जाती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने पास ध्यान रखिएगा, जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें प्रकाश की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रकाश की गति बढ़ती है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उष्मा प्रदान करते हैं, उष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अपने पास जो कपड़े होते हैं वो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए जो शीतकाल में जो कपड़े होते हैं वो अपन को गर्म बनाए रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 57 नंबर का, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों क्या करता है, पानी को ठंडा करता है, ठीक है, यानी कि शीतल करता है। तो कैसे करता है इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके कम टाइम में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने पास जो लघु तरंग के जो प्रसारण होते हैं दोस्तों उनको दीर्घ तरंग की प्रसारणों की अपेक्षा
अपन अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं, इसका रीज़न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने पास जो लघु तरंगे होती है दोस्तों, ये लंबी दूरियों के लिए होती हैं, और जो दीर्घ तरंगे होती हैं दोस्तों, छोटी दूरियों के लिए होती हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये परंपरा को भूल जाना बिल्कुल, ठीक है। लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। इसलिए अपने को जो लघु तरंगे होती दोस्तों, इनके प्रसारणों को अपन अधिक अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बना होता है। जो क्वार्ट्ज होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये बना होता है दोस्तों सिलिकॉन ऑक्साइड से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या बना होता है, क्वार्ट्ज बना होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। जो अपना मूत्र होता है दोस्तों, उसका कौन सा ऐसा घटक है जो अपसामान्य घटक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कीटोन निकाय। जो कीटोन निकाय होता है दोस्तों, ये मूत्र का अपसामान्य घटक होता है, ठीक है। जबकि मूत्र में अपने पास क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक अम्ल ये सभी होता है, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। आपको बताना है कि कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी प्रतिरक्षा अपन कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है अपनी बॉडी में। तो कौन सी कोशिका हो जाएगी दोस्तों, लिम्फोसाइट कोशिका। जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट यानी कि WBC, ठीक है। वाइट ब्लड सेल जिन्हें आप बोलते हो WBC, ये अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं और बढ़ाती हैं, ठीक है। यानी कि जिन्हें अपन बोल सकते हैं श्वेत कोशिकाएं। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर जो मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं होती है दोस्तों, यानी कि अपने पास RBC होती हैं, इनकी संख्या दोस्तों बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास 63 नंबर का, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जो अपने पास रक्त होता है दोस्तों, उसके स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन K। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों अगर इन चीज़ों का आप सेव करना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो के रूप में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। जो अपने पास टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों शिशु उत्पन्न के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होते हैं, पात्र में निषेचन किया जाता है, फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पात्र नहीं है दोस्तों, पात्र आएगा, ठीक है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। इसका जो आप व्याख्या पढ़ सकते हो दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या होती है दोस्तों, ये अपने पास कैसी विधि होती है, इसके बारे में आप व्याख्या में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 65वां, भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था। जो अपना भारत का पहला अंतरिक्ष यान है दोस्तों आर्यभट्ट, इसे कब प्रक्षेपित किया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये किया था दोस्तों अपने पास अप्रैल 1975 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मार्कोनी ने आविष्कार किया था। जो मार्कोनी ने दोस्तों, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, रेडियो का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, बेतार का तार भी कहते हैं, ठीक है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, JL बेड ने किया था। नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, JL बेड। तो आविष्कारों से भी क्वेश्चन आता है आपके PTT में, तो इनको देख जाना एक बार। बेड है ना, JL बेड, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और बल्ब का तो आपको पता ही है, एडिशन ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिस क्षेत्र में विकास के परिणाम स्वरूप डिजिटल पुस्तकालय उभरे हैं वो हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें डिजिटल पुस्तकालय उभरे हैं,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में अपने पास डिजिटल पुस्तकालय उभरे हैं, यानी कि विकास हुआ है। 68वां क्वेश्चन है दोस्तों, हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? देखिए क्वेश्चन कैसे आया भाई, हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार से आया है दोस्तों आपके पीटीटी 2003 में। तो ध्यान रखिएगा, जो हैजा है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। जो जीवाणु का नाम है दोस्तों विब्रियो कोलेरा नामक जो जीवाणु है, यानी कि जो बैक्टीरिया है, इसी के कारण हैजा रोग होता है। ठीक है। 69 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो आपको ये पता होगा सूर्य के प्रकाश से अपने को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीहरिकोटा भारतीय प्रक्षेपण स्थल किस राज्य में स्थित हैं? जो श्रीहरिकोटा हैं दोस्तों, ये कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो अभी अपने पास श्रीहरिकोटा यानी कि जो इसरो है दोस्तों, अपना भारतीय अनुसंधान केंद्र, इससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर देखिए के जाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। 72वां क्वेश्चन है, पारे का रासायनिक चिन्ह क्या है? पारा है, उसका रासायनिक चिन्ह क्या है? आवर्तसानी पारा को किससे प्रदर्शित किया गया है? Hg से प्रदर्शित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो दोस्तों? मरकरी कहते हो। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, रमन प्रभाव किससे संबंधित हैं? तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? जो प्रकाश वर्ष है ये किसको मापता है? दूरी को मापता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। और मैं आपको बता दूं, जो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। तो ये मान भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और जो अपने पास मात्रक आता है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, पारसेक। ठीक है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों पारसेक। तो अपने पास जो पारसेक होता है ये भी दूरी का मात्रक होता है, और एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये दूरी के वृत्त मात्रक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 75 नंबर का, सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य होती है? तो किसके मध्य होती है? 70 से 80। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डाइन। जो डाइन बल की इकाई है ये CGS पद्धति में आपने पढ़ा होगा दोस्तों पिछली क्लासों में कि अपने पास जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके 2 प्रकार से मात्रक ज्ञात किए जाते हैं, MKS पद्धति में और CGS पद्धति में। तो यहाँ पर जो डाइन है ये MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है, जबकि अपने पास जो CGS पद्धति आती है दोस्तों उसमें जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है, या फिर बल बराबर क्या होता है अपने पास? F बराबर ma होता है, आपने पढ़ा है। तो F बराबर ma होता है, तो बल का एक और मात्रक क्या हो जाएगा? m का, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है MKS में। और a क्या है? त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये भी इसका मात्रक हो जाए। तो न्यूटन किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो अपने पास MKS पद्धति में है, जबकि डाइन CGS पद्धति में है। बीमा भी आप इनकी याद कर सकते हो सूत्र से। तो सूत्र आया था उसी से बीमा बनती है दोस्तों। तो बीमा क्या हो जाएगी इसकी? M1 L1 T-2। ठीक है, T-2 कैसे आया? जो सेकंड इन्वर्स है वो बटे में, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। ठीक है, जब बीमा लिखते हैं तो M तो किसे प्रदर्शित करता है अपने पास? द्रव्यमान को, L लंबाई को और T समय को। वैसे बीमा से क्वेश्चन नहीं आया आपके PTT में, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, बैटरी में एसिड का उपयोग किया जाता है। जो बैटरी होती है उसमें कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता होगा जो अपनी बैटरियाँ आती हैं उनमें
अधिकतर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2SO4 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 78वां क्वेश्चन है, दूध में वसा तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। जो दूध होता है उसमें वसा तत्वों की मात्रा कब कम हो जाती है ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा गर्मियों में कम हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, 79 नंबर का क्वेश्चन है, रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना इसलिए उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि उस समय वृक्ष क्या करता है, आपको पता होगा पेड़ पौधे क्या करते हैं, रात्रि में CO2 निकालते हैं, तो इसी वजह से उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो दे रखा है कम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे। आगे के ऑप्शन देखिए आप, आगे के ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 गैस है इसे छोड़ते हैं, इसलिए रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए। 80वां क्वेश्चन है दोस्तों, 80 नंबर का, एक विद्युत बल्ब में गैस होती है, जो विद्युत बल्ब होता है दोस्तों उसमें कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन और आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। और विद्युत बल्ब का जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जो टंगस्टन धातु है उसी का तंतु बना होता है। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हो नीचे से। अगला प्रश्न है मित्रों 81वें नंबर का, युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। जो युवा यानी कि वयस्क जो पुरुष होता है या व्यक्ति होता है उसकी दिल की धड़कन कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल, 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर का, यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया कि थर्मस, जो थर्मस के बारे में आप जानते हो, थर्मस में कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे गर्म पानी रखा तो गर्म ही रहता है, ठंडा पानी रखा तो ठंडा ही रहता है, पता है ना आपको। थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि देखो थर्मस में क्या करते हैं, जो उबलता हुआ यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी डाल रहे हैं तो शीशा चटक जाता है, ऐसा किस लिए होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खोलता हुआ तरल पदार्थ है वो अंदर क्या करेगा, अधिक दबाव डालेगा। ठीक है, जिस वजह से वो चटक जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 83 नंबर का क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग प्रतिशत होता है। जो अपने हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 20% होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन कितनी होती है, 79% होती है। बाकी 1% अन्य गैसें होती हैं जिसमें से अपने पास CO2 की मात्रा होती है 0.03%। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 20% होती है। 84वां क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। O2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्त। CO2 क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ये जो CH2 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, CH2 तो कभी बन ही नहीं सकता, या तो CH4 आएगा, क्योंकि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है, इसलिए उसके साथ 4 बॉन्ड बनना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये CH2 नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर CH4 आता है यहाँ पर तो आप उसे बोलते हैं मेथेन। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो बिना ऑप्शन किया जाएगा आपको, सोयाबीन में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। देखो मित्रों प्रोटीन पाई जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, एनीमिया जो रोग होता है वो अपने पास लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी के कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आयरन की जगह यहाँ आता लोह तत्व की कमी, तब भी वो सही हो जाता है। लोहा क्या है, आयरन ही है, Fe। ठीक है, इसका जो इसे प्रदर्शित करते हैं वो Fe से करते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन होता है। जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है अपने पास, उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में निकलती है दोस्तों, उष्मा के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड, यानी कि ताप के रूप में निकलती हैं। ठीक है, 88 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थि और उपास्थि के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिस तत्व की मुख्य आवश्यकता
होती हैं वो हैं, यानी कि अपनी जो बॉडी है उसमें अस्थि और उपास्थि के निर्माण के लिए और अनुरक्षण के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस व्याख्या को जरूर देखिएगा दोस्तों। व्याख्या क्या है? कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है दोस्तों। और मनुष्य के लिए जो कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता है वह कितनी है दोस्तों? 1.2 ग्राम है। मिनिमम 1.2 ग्राम कैल्शियम तो आपको लेना ही है भोजन की सहायता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 नंबर का। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों जैव अणु हैं, निम्न में से कौन सा सही है? जो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल है इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो देखो, पहला कथन है दोनों में लोहा होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। लोहा केवल अपने हीमोग्लोबिन में होता है। सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सेकंड है। यहाँ पर मत जाइएगा बिल्कुल भी, इस बुक में गलतियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या भी आप देख सकते हो। क्लोरोफिल प्राय सभी हरे पौधों शैवालों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है। जो क्लोरोफिल होता है यह हरे रंग का वर्णक होता है, जो पेड़ पौधों और शैवालों में पाया जाता है, जिसका खनिज घटक क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम होता है। यानी क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है मानव शरीर का औसत तापमान होता है। तो मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लगभग यही है, मैंने आपको बताया था 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था। ठीक है, तो 89 को आप 9 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऑप्शन में ऐसे पॉइंटों में नहीं आया, डायरेक्ट आया 37 डिग्री, तो 37 डिग्री भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, इसी का मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें बताया था कि जो अपने मानव शरीर का औसत तापमान फ़ारेनहाइट में होता है वो कितना होता है। कितना होता है दोस्तों बताया था आपको? तो वो होता है दोस्तों 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसी को जब आप सेल्सियस में यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो अपने पास इतना मान निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 91 नंबर का। आमतौर पर एक अनिश्चित मानव अंडे में पाया जाएगा या पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है कि जो अनिश्चित जो मानव अंडा होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो एक गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों एक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न की आप व्याख्या इस प्रकार से समझ सकते हो। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों क्रोमोसोम की वो 46 होती है। ठीक है, जब XX क्रोमोसोम का युग्मनज होता है तो इससे बनने वाली संतान लड़की होती है, जबकि XY क्रोमोसोम यानी कि एक स्त्री का और एक पुरुष का जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वो मिल जाता है, तब अपने पास क्रोमोसोम के युग्मज से लड़का पैदा होता है। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक्स तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में एक्स तो होता ही है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होएगा वो एक एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्ल की संख्या होती है। जो प्रोटीन होती है ये अपने पास जो नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं उन्हीं से बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। जो प्रोटीन होती है दोस्तों इनमें आमतौर पर जो एमिनो अम्लों की संख्या होती है वो 20 होती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हो। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं दोस्तों जिनकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोग से होती है। ठीक है, तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे आपके एग्जाम में प्रोटीन यहाँ से। ठीक है, प्रोटीन की संरचना से, बस इसको आप ध्यान रखिएगा ये 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। 93वां क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था भाई? और विलियम राइट यानी कि जो राइट बंधु है इन्होंने ही किया था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 94 नंबर का क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है? वो है यानी कि जो सर्वाधिक आविष्कार किए हैं वो कौन से वैज्ञानिक ने किए हैं भाई? इनमें से
वो किए दोस्तों थॉमसन एल्वा एडिशन। जो बल्ब के आविष्कार है दोस्तों, इन्हीं के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा नाम रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का है? जो रूस का अंतरिक्ष केंद्र है, जो स्टेशन है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मीर। ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, अपने भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है, यानी कि अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? इसरो। ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम है। तो समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों, वो कौन सा यंत्र हो जाएगा? फेदोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? जो प्लास्टर पेरिस है, ये किसके कारण जमता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस हैं। तो ये चारों ही अक्रिय गैस हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हीलियम। जो 18वें वर्ग के तत्व हैं दोस्तों, वो सभी अपने आवर्त सारणी में अक्रिय तत्व कहलाते हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में जो प्रयुक्त होता है जो अक्रिय गैस, वो हीलियम होती है। हीलियम का जो प्रदर्शित करते हैं वो He से करते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं? यानी कि ध्वनि की तीव्रता को कौन से यंत्र से मापते हैं, किस में मापते हैं? तो आप बताओगे डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में अपने पास ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में ज़्यादा होता है? ठोस में ज़्यादा होता है, सर्वाधिक ठोस में होता है, फिर उससे कम होता है दोस्तों द्रव में, फिर उससे कम होता है गैस में। ठीक है, इस पॉइंट को भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर का, आपके 100वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है अपने पास, ये क्या है? तो इसका जो प्रभाव है दोस्तों, वो किस पर पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ता है, यानी कि जो वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप बिल्कुल पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, 101 नंबर का है, श्रीहरिकोटा स्थान प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भारत के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण। ठीक है, तो भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यानी कि राज्य में है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस हैं। जो ओजोन मंडल है दोस्तों, इसमें छिद्र किस कारण से हो रहा है? कौन सी गैस के ज़्यादा प्रभाव के कारण हो रहा है? तो आप बताना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जो अपने पास CFC होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी के कारण ओजोन परत में ज़्यादा छिद्र हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, वह कौन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसने विश्व में रेडियो तरंग का आविष्कार किया? तो जो रेडियो तरंग का आविष्कार किया था, ऐसा कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था? तो इसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 टाइम्स PTT में। तो जगदीश चंद्र बोस। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किस में होता है? तो जो रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है भूकंप को मापने में, तो ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा भूकंप की तीव्रता को मापने में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर का, कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? जो प्रदूषित धुआं निकलता है, इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो आप बताओगे दमा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है दोस्तों, और इंसान को क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 106 नंबर का, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है, जब यह बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तब उस गिलास के पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कोई गिलास है भैया, इस गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा फैला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी पानी में, इसमें थोड़ा बहुत पानी इसी पर
बर्फ़ का टुकड़ा है। जब ये पिघल जाएगा तो पूछ रहा है कि गिलास के पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी ऊंचा उठ जाएगा, कम हो जाएगा या वही रहेगा। तो देखो दोस्तों वही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ तो ऑलरेडी पानी में है, तो टोटल आयतन तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन का सही हो जाएगा, पानी का स्तर वैसा ही बना रहेगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर का, ऊपर की मंजिल में रखे हुए खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों में से गैस के रिसने पर नीचे की मंजिलों के लिए आग लगने का अधिक खतरा होता है, क्योंकि एलपीजी यानी कि जो ऊपर की मंजिल में रखे हुए जो खाने पकाने के गैस सिलेंडर होते हैं दोस्तों, उसमें से गैस रिसने पर जो नीचे की मंजिलें होती है दोस्तों, उसमें आग लगने का जो अधिक खतरा रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी है जो गैस है ये क्या है दोस्तों, हवा से अधिक भारी होती है, इस कारण से ज़्यादा आग लगने का खतरा होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अपने वायुमंडलीय हवा होती है उससे अधिक भारी होती हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण से अम्ल वर्षा होती हैं, ये मुख्य रूप से इनमें से किसके कारण होती है। जो अम्ल वर्षा होती है ये किसके कारण होती है, आपको पता है दोस्तों, NO2 और SO2 के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, NO2 को क्या बोलोगे आप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और SO2 को क्या बोलोगे, सल्फर डाइऑक्साइड। 109 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य कौन सा खेल खेलते समय अधिकतम कैलोरी की खपत करेगा, यानी कि ऐसा कौन सा खेल आप खेलोगे। ये वैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा उष्मा खर्च करनी पड़ेगी। उष्मा चूँकि अपन कैलोरी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो फुटबॉल खेल होता है इसमें सबसे ज़्यादा उष्मा खिलाड़ी की खर्च होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन है, आमतौर से कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दशाओं में संबंध होता है, यानी कि जो कौन सा रोग है ये पेशी खिंचाव की दशाओं में संबंध होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, श्वसनी शोध, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन के आप चेक कर लीजिएगा एक बार, इसका कंफर्म आंसर मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसे आप गूगल कर लीजिएगा एक बार, या फिर किसी और जगह इसे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये सही है बिल्कुल, श्वसनी शोध हैं दोस्तों, ये अपने पास पेशी खिंचाव की दशाओं में संबंध होता है, ये जो रोग होता है। बाकी इसका इंग्लिश मीनिंग मुझे पता नहीं है। 111 नंबर का है, किस पेड़ की छाल से कुनियन मिलती हैं और मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो कौन सा पेड़ है उसकी खाल से कुनियन मिलती है और मलेरिया के जो रोग होता है उसकी इस्तेमाल में प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सिनकोना ओपिसी बेलिसिस, जो अपने पास बोटनिकल नेम दिया गया है दोस्तों, सिनकोना ओपिसी बेलिसिस, जो अपने पास पेड़ हैं, इसी की छाल से दोस्तों कुनियन प्राप्त की जाती हैं और मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का 112 नंबर का, जो पदार्थ आपतित प्रकाश को आंशिक रूप से संचरण होने देता है वो क्या कहलाता है। देखो, पूर्ण रूप से संचरित होने दे तो पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आंशिक रूप से, तो यहाँ पर हो जाएगा पारभासी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो गत वर्ष की जो जितनी भी पीटीटी परीक्षा हुई है 2017 से लेकर 1993 तक की, उसमें जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं दोस्तों, पिछले और इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों आपके लिए, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। और मैंने जैसा कि आपको बताया है, आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी इन दोनों वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको जनरली पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो मैं डालूंगा उसके आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और अन्य जो इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम संबंधी वो भी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।